किसी भी देश की कहानी सुनाने का सही तरीका क्या हो सकता है? मतलब कौन से ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ जानकारी देने के बजाय एक पूरा अनुभव बना देते हैं? चलिए आज इसी कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम हिंदुस्तान की कहानी नाम के एक हिस्ट्री चैनल की शुरुआती स्क्रिप्ट को परत दर परत देखेंगे, ये जानने के लिए कि कैसे शब्दों के छोटे छोटे चुनाव एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रख देते हैं। जरा सोचिए, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है और किसी को भी नहीं पता कि कातिल है कौन। न कोई चश्मदीद, न कोई जिंदा आरोपी और न ही कोई पक्का सबूत, बस एक धमाका और उसके साथ उड़ गया पूरा का पूरा सच। तो ये कहानी है भारत की सबसे बड़ी और शायद सबसे उलझी हुई राजनीतिक हत्याओं में से एक की। आज हम साथ मिलकर परत दर परत जानेंगे कि आखिर 21 मई 1991 की उस रात को हुआ क्या था और सच की तलाश में जांच करने वाले कितनी दूर तक गए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 21 मई 1991 की उस शाम से। एक ऐसी शाम जो इतिहास में हमेशा के लिए एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। शाम के करीब 6 बजे थे। विशाखापट्टनम में राजीव गांधी के हेलीकॉप्टर में अचानक एक तकनीकी खराबी आ गई। उनका दौरा आप समझिए लगभग रद्द ही हो चुका था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर ठीक हो गया और राजीव गांधी इतनी जल्दी में निकले कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ को भी साथ नहीं ले जा पाए। और बस यही एक छोटा सा फैसला आगे चलकर इतिहास की पूरी दिशा बदलने वाला था। और फिर रात 10:19 पर श्रीपेरुम्बदूर की उस चुनावी रैली में एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ बस आग, धुआं और चीख पुकार। एक भयानक मंजर था। जब धुआं हटा तो देश को एक ऐसी खबर मिली जिसने सबको हिला दिया। देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया था और उनके साथ 17 और बेगुनाह लोगों की जानें चली गईं थीं। अगली सुबह पूरा देश सदमे में था। जांच तो शुरू हुई, लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसमें सच कहूं तो कोई सुराग ही नहीं था, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो सारे सबूत, सारे के सारे राज उसी धमाके में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। जांच पूरी तरह से एक अंधेरी गली में पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी मलबे के ढेर में से एक छोटी सी चीज मिली और उसी एक चीज ने इस केस को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां इस केस पर काम कर रही थी। दिन रात एक कर दिया था उन्होंने, लेकिन किसी के भी हाथ कोई भी ठोस सुराग नहीं लग रहा था। केस पूरी तरह से एक बंद गली में पहुंच चुका था। तभी एक जांच अधिकारी की नजर घटनास्थल की तस्वीरों में मलबे के बीच दबी एक चीज पर गई। वो चीज थी एक कैमरा। है ना छोटी सी डिटेल, कोई भी इसे नजरअंदाज कर सकता था, पर इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। उस कैमरे को तुरंत बरामद किया गया और उसकी फिल्म को डेवलप कराया गया। और जानते क्या हुआ? बस एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। उस तस्वीर में चश्मा पहने एक महिला थी जिसके हाथ में चंदन की माला थी, और यही थी वो मानव बम, धनु। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस कैमरे की तस्वीरों में धनु के साथ कुछ और लोग भी दिखे, और जब इन चेहरों की पहचान की गई तो सारे तार सीधे जाकर एक ही संगठन से जुड़े, और वो संगठन था LTTE। जी हाँ, कैमरे से मिले सुरागों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि इस हत्या के पीछे कोई एक अकेला इंसान नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से ट्रेंड, एक प्रशिक्षित आतंकवादी गुट का हाथ था। इस संगठन का पूरा नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी LTT। ये वो संगठन था जो श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य बनाने के लिए एक हिंसक संघर्ष कर रहा था। पर सवाल ये है कि LTTE राजीव गांधी को क्यों मारना चाहता था? देखिए, इसका जवाब छिपा था श्रीलंका के सिविल वॉर में। हुआ ये था कि 1987 में राजीव गांधी ने इस गृह युद्ध को खत्म करने के लिए भारत श्रीलंका शांति समझौता करवाया था और भारतीय शांति सेना यानी IPKF को वहां भेजा। लेकिन LTTE को लगा कि भारतीय सेना उन्हीं के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा धोखा माना और इसके बाद IPKF के साथ उनका 3 साल तक एक खूनी संघर्ष चला। अब उन्हें डर ये था कि अगर 1991 का चुनाव जीतकर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो वो IPKF को फिर से श्रीलंका भेज देंगे और उनका अलग देश बनाने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब मकसद साफ था, संगठन की पहचान भी हो चुकी थी, लेकिन
साजिश का असली मास्टरमाइंड, वो दिमाग जिसने ये सब कुछ प्लान किया था, वो अब भी फरार था। और यहीं से शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट। अगले 90 दिनों तक, पूरे 90 दिन, देश भर की पुलिस और जांच एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की तलाश में थीं। इस पूरी साजिश का सरगना एक आंख वाला शिवरासन। देखिए, इस साजिश में कई लोग शामिल थे। शिवरासन, जो कि मास्टरमाइंड था, धनु, जो मानव बम बनी, और फिर नलिनी और मुरुगन जैसे लोग भी थे जिन्होंने इन्हें भारत में छिपने में और इस हमले को अंजाम देने में पूरी मदद की। और ये शिवरासन बेहद शातिर था। वो कभी साधु बन जाता तो कभी मौलवी, लगातार भेष बदलता रहा और पूरे देश में यहां से वहां भागता रहा। एक बार तो हद ही हो गई जब वो 350 किलोमीटर तक एक तेल के टैंकर के अंदर छुपकर भागा और पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। लेकिन 90 दिनों की लगातार दिन रात की खोजबीन के बाद आखिरकार जांच एजेंसियों को बेंगलुरु के पास उसके आखिरी ठिकाने का पता चली गया। एनएसजी कमांडो ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस पाते, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। बहुत देर हो चुकी थी। शिवरासन और उसके साथियों ने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी थी, और उनके साथ ही इस साजिश के कई गहरे राज भी हमेशा के लिए दफन हो गए। मास्टरमाइंड तो मर चुका था, लेकिन साजिश में शामिल बाकी लोगों का क्या हुआ? एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस केस में कभी पूरा इंसाफ मिल पाया? तो इस मामले में कुल 26 लोगों पर आरोप तय हुए। उन पर एक लंबा मुकदमा चला और कुछ को तो मौत की सजा भी सुनाई गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। कानूनी तौर पर देखा जाए तो केस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कई सवाल हैं जो आज भी अधूरे हैं। शिवरासन के साथ बहुत सारे राज दफन हो गए जो शायद अब कभी बाहर नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या इस हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी पाए?